स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस एंड ईरान के बारे में। बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में ईरानियन अथॉरिटीज़ ने अपना जो स्टैंड है उसको यहाँ पे क्लियर किया है कि यूएस को डिसाइड करना है क्या उनके द्वारा इम्पॉसिबल मिलिट्री एक्शन को कैरी आउट करना है ईरान के वहाँ पे, जिसमें उनका जो विक्ट्री है वो पॉसिबल नहीं है। या आप देखिए कि ईरान के द्वारा जो सजेस्टेड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डील है उसको साइन करना है। ईरान के द्वारा जो सजेस्टेड पॉइंट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में डील को यूएस है वो एज ए बैड डील के रूप से कंसिडर है वो किया करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यूएस का स्टैंड है कि ईरान के साथ में जो डील हो, न्यूक्लियर नेगोशिएशन है उनको भी यहाँ पे कैरी आउट है वो किया जाए। आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में एनपीटी है उसको मेंशन किया गया है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का जो पेज है वहाँ पे एनपीटी के बारे में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जब एनपीटी एग्जिस्टेंस में आता है, जो कंट्रीज़ का न्यूक्लियर रेस है उसको रोकने की रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा क्या इसके अंदर में पार्टिसिपेट है वो किया गया था। इंडिया एनपीटी को एज ए डिस्क्रिमिनेटरी मूव के रूप से कंसिडर करता है कि जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं उनको डेवलप किया है, अदर कंट्रीज़ को रोकने के रिगार्डिंग में उन्होंने बेसिकली एनपीटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैरी आउट किए थे। तो इंडिया आप देखिए कि इसमें पार्टिसिपेट है वो नहीं करता है, बट हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो मेंशन करता है नो फर्स्ट यूज के बारे में, जो कि हमको एज ए रेस्पॉन्सिबल पावर के रूप से इस्टेब्लिश करता है कि हम कभी भी जो न्यूक्लियर वेपन है उसको फर्स्ट टाइम यूज है वो नहीं करेंगे किसी भी कंट्री के साथ में कन्फ्लिक्ट के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया ने आप देखिए कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको पीसफुल वे के जो न्यूक्लियर वेपन है उसको पीसफुल वे के अंदर में यूज़ किया जाए, सिविल पर्पज़ से उसका यूज़ यहाँ पे हो सके। तो इंडिया का ये भी स्टैंड आपको देखने के लिए मिलेगा एनपीटी के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स, ये यूएस एंड ईरान के बारे में था, न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में एनपीटी है उसके बारे में हमने रीड किया। कुछ और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने एनपीटी है उसका इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इजराइल भी उसका पार्ट है, पाकिस्तान भी उसका पार्ट है, और भी आप देखिए कि काफ़ी सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं। और अगर हम इस न्यूज़ के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं मेंशन है। यूएस एंड ईरान है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, तो आपको उनका जो लोकेशन है, जो भी प्लेसेस न्यूज़ के अंदर में रही हैं लास्ट 1-2 मंथ के दौरान में, उनके बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे और एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे भी जो इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इलेक्शन कमीशन ने जो काउंटिंग प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिकल पार्टी है उनको इलेक्शन प्रोसेस में जो ट्रस्ट है वो बिल्ट हो सके, उसके लिए जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट मैनर है उसको यहाँ पे ये काउंटिंग है वो कैरी आउट होगा। एग्ज़ाम के लिए आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए आपको जानकारी ये होना चाहिए। आप देखिए कि जब भी कोई पर्सन है वो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन किया करता है तो उस दौरान में उनके द्वारा कुछ पैसे हैं वो भी डिपॉजिट किए जाते हैं एज ए सिक्योरिटी के रूप से। असम्बली इलेक्शन के अंदर में जो सिक्योरिटी है आई थिंक 10,000 के आसपास है, 10,000 है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके लिए 25,000 है। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है इसका जब रिटर्न है वो उसी समय में होता है जब पर्सन के द्वारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 1/6 जो वोट्स हैं उनको, ये जो मिनिमम वोट हैं उसको सिक्योर है वो किया है, उनको यहाँ पे गेन है वो किया है। अगर कोई पर्सन है वो 1/6 वोट है उनको नहीं सिक्योर करता है तो आप देखिए उनका ये जो जमानत है, जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया है, वो जमानत जब्त होना, ये टर्म आपने काफ़ी बार सुना होगा, वो इसी के रिगार्डिंग में यूज है वो हुआ करता है। कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे ये इलेक्शंस हुए हैं तो उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के बारे में है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको 1905 का जो जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो जो स्टार्ट होता है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के जो सेंटर्स बनते हैं हमारी कंट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हिस्ट्री है उस दौरान में, तो उस दौरान में आपको वेस्ट बंगाल है एक लार्जर सेंटर है वो मिलेगा जहाँ पे अनुशीलन समिति है वो हुआ करती थी, और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, रिवोल्यूशनरी हैं जो इस पार्ट से निकले हैं वेस्ट बंगाल के वहाँ से। बंगाल का पार्टीशन है वो भी किया गया था, और पार्टीशन का जो मूवमेंट है लार्जली वे के अंदर में बंगाल रीजन के वहाँ पे ही था, उसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट हुआ था। बट कुछ ऐसे भी हमारे लीडर्स थे, उनका डिमांड था कि इस मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया बेसिस के ऊपर में कैरी आउट है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स, उस समय ऑल ओवर इंडिया बेसिस के मूवमेंट के लिए हमारा कंट्री है वो प्रिपेयर था,
तो आप देखिए कि जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग में वन काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि उस समय हमारा जो कंट्री है उस तरीके से प्रिपेयर है वो नहीं था। इवन आप देखिए कि जब गांधी इंडिया के अंदर में आते हैं 1915 के समय में, तो इनिशियली उनके द्वारा रीजन स्पेसिफिक मूवमेंट किए जाते हैं, जैसे कि चंपारण के अंदर में उनके द्वारा किया गया था, अहमदाबाद में उनके द्वारा किया गया, खेड़ा के वहाँ पे हुआ था। तो ये बेसिकली आप देखिए कि जो 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 गांधी इनिशियली आते हैं तो उनके द्वारा कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक जो मूवमेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया गया। और पैन इंडिया जो मूवमेंट है वो खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट है, उसको वो 1920s के समय में कैरी आउट हैं वो करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के बारे में हमने यहाँ पे देखा, जो पार्टीशन हुआ था 1911 के समय में, और 1911 के समय वापस से आप देखिए कि उसको ज्वाइन है वो कर दिया गया था। बाद में जो कैपिटल है वो भी शिफ्ट होता है, कलकत्ता से जो कैपिटल है वो दिल्ली को शिफ्ट कर लिया गया था 1911 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तमिलनाडु के बारे में मेंशन है यहाँ पे। तो तमिलनाडु के बारे में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जब भी हम तमिल लैंग्वेज के बारे में रीड करते हैं? तो आप देखिए कि हमारा जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं उसका ये पार्ट है वो हुआ करता है। सीलम नाम का एक मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस है जो भी तमिलनाडु के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स अगर आप जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, हमारे यहाँ पे जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप मैप के ऊपर में ऑब्जर्व करोगे तो आप देखिए कि तमिलनाडु का जो कैपिटल है, तमिलनाडु का कैपिटल है मद्रास, जो चेन्नई उसको बोला करते हैं। और अगर हम कर्नाटका का जो कैपिटल है बेंगलोर, उसके साथ में कंपेयर करें तो आप देखिए कि दिल्ली के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे नॉर्दर्न वे में इनको कंसीडर कीजिए, तो जो जो चेन्नई है वो मोर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है इन कंपेयर टू बेंगलोर के अंदर में। आप मैप के ऊपर में भी इसको ऑब्जर्व करना, अगर आपको समय मिले तो एक बार आप इसको ऑब्जर्व करना। यूपीएससी ने आप देखिए कि एक बार जो है वो लेटीट्यूड्स के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा था कि लेटीट्यूड्स के अंदर में कौन सा जो सिटी है वो मोर लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड के रिगार्डिंग में क्वेश्चन था 2018 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में। तो ये तो तमिलनाडु के बारे में हुआ। तमिलनाडु के ही नियर बाई एरियाज़ के अंदर में पुडुचेरी का एरिया है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी के वहाँ पे भी इलेक्शन हुए हैं, तो आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में कुछ ही ऐसे यूटी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असम्बली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है। एक उसमें पुडुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है। पुडुचेरी को इंडिया में किसके थ्रू इंक्लूड किया गया था? 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंक्लूड किया गया। कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में इसके एरियाज हैं वो सिचुएटेड हैं। एक इसका जो पार्ट है वो माही है, एक यनम है, एक कराईकल, और आप देखिए कि जो पुडुचेरी है, कराईकल और पुडुचेरी है वो तो तमिलनाडु के वहाँ पे है, माहे जो है वो केरल के वहाँ पे है, और जो यनम नाम का जो पार्ट है वो आपको आंध्र प्रदेश के वहाँ पे मिलेगा। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंक्लूड है वो किया गया इंडियन यूनियन के अंदर में, और इसको लेजिस्लेटिव असम्बली है वो भी यहाँ पे दिया गया है। जब बंगाल पार्टीशन के बारे में आप रीड करते हो तो बंगाल पार्टीशन में एक पर्सनैलिटी हुआ करते थे, अरबिंदो घोष हैं। अरबिंदो घोष आप देखिए कि जब 1907 का कांग्रेस का जो स्प्लिट होता है सूरत में, तो उस समय जो अरबिंदो घोष हैं वो बेसिकली पुडुचेरी के वहाँ पे अपना आश्रम है वो सेटअप करते हैं, और एक्टिवली जो ये फ्रीडम मूवमेंट का पॉलिटिक्स है उससे वो रिटायर करते हैं, और एज ए योगा पर्सन के रूप से वो सेटअप हुए हैं। बाद में उन्होंने योगा के रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारा जो वर्क है उसको कैरी आउट है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, केरल के बारे में है, केरलम इसका अभी जो नेम है उसको भी चेंज किया गया था। तो केरल के बारे में जब भी आप रीड करते हो तो आप देखिए कि आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक तो आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में आप रीड करना कि हमारे यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे आप देखिए कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो सबसे ज़्यादा किस प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था, तो सबसे ज़्यादा था वो था बेसिकली हमारे यहाँ पे मैसूर का। मैसूर जो स्टेट है वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, आई थिंक जो 7 है वो हुआ करता था। सेकंड नंबर के ऊपर में जो त्रावणकोर का जो किंगडम है उसको दिया गया था, जो कि केरल का ही पार्ट है वो आया करता है। त्रावणकोर किंगडम को सेकंड नंबर के ऊपर में सेकंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। सभी प्रिंसली स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वन नहीं था, ये भी याद आपको रखना है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आए कि सभी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिफॉर्म था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और जो प्रोविंसेज हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी यूनिफॉर्म था, तो ये आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म नहीं था। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल के ही बारे में, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को आप काफ़ी बार रीड करते हो। एक क्रिएटिव सिटीज़ का एक ग्रुप है जो यूनेस्को के डोमेन में क्रिएट होता है।
तो आप देखिए कि जो लिटरेचर का जो सिटी है, लिटरेचर का जो कैटेगरी है, उसके अंदर में हमारे यहाँ पे कोझिकोड नाम का एक सिटी है केरल के अंदर में, वो वहीं उस सिटी को फर्स्ट लिटरेचर सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो कौन सा है? एडिनबर्ग नाम का एक सिटी है जो वर्ल्ड का फर्स्ट यहाँ पे लिटरेचर सिटी है वो रिकॉग्नाइज है। फिर नेक्स्ट अगर हम जिस एरिया के बारे में देखें, आप देखिए कि हमने वेस्ट बंगाल देखा, पुडुचेरी देखा, तमिलनाडु के बारे में सेलम्बाम के बारे में रीड किए, तमिल लैंग्वेज के बारे में, केरल के बारे में देखा। एक और प्लेस है जहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, वो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का आसाम जो है। आसाम के अंदर में आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको टी के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि टी और जो चाइना के साथ में जो ट्रेड हुआ करता था, चाय और चाइना के साथ में जो ट्रेड होता था, तो 1813 का आप जब वहाँ पे जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में रीड करोगे, तो आप देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको इन 2 एरियाज़ के रिगार्डिंग में जो 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 उनका मोनोपोली था उसको अलाउ किया गया था, और रेस्ट ऑफ द एरियाज़ में मोनोपोली है उसको अबोलिश कर दिया गया था। और 1833 में तो कम्प्लीटली जो मोनोपोली है उसका अबोलिशमेंट होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप से सेटअप है वो होता है। एक तो चाय के बारे में वहाँ पे मेंशन है। आसाम के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में, इवन अरुणाचल प्रदेश का भी एक कुछ पार्ट है वो आया करता है। उस रीजन के अंदर में आप देखिए कि दोवार का रीजन है, दोवार का वो रीजन है, एक जोग्राफिकल फीचर है दोवार का फॉर्मेशन। वहाँ पे जो टी का प्लांटेशन है, टी का जो प्रोडक्शन है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में हुआ करता है। आसाम का जो इंडिया के अंदर में इंक्लूजन है तो उसके लिए काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं गोपीनाथ बारडोली। गोपीनाथ बारडोली वो पर्सन हैं जो कि आसाम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न भी दिया है। और रिसेंटली आप देखिए कि बांग्लादेश में जब इलेक्शन हुए थे तो उस दौरान में भी गोपीनाथ बारडोली सर का जो कंट्रीब्यूशन है आसाम को इंडिया में इंक्लूड करवाने के रिगार्डिंग में, इंडियन यूनियन का पार्ट इसको बनाने के अंदर में, तो आप देखिए उसको उसके बारे में भी जो डिस्कशन है वो आया था बांग्लादेश इलेक्शन में। वहाँ का जो लीडरशिप है उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश के रूप से एक मैप है उसको शो किया था, जिसमें उन्होंने कुछ इंडियन पार्ट्स हैं उनको भी अपने डोमेन के अंदर में दिखाया था। जैसे नेपाल के अंदर में भी हुआ करता है, नेपाल जो है वो भी अपना लार्जर एक्सटेंडेड जो एरिया है उसको शो है वो किया करता है। तो गोपीनाथ बारडोली के बारे में आप रीड करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कौन सा ऐसा कमेटी है जिसके वो पार्ट हैं वो हुआ करते थे। नेक्स्ट आप देखिए कि फायर का जो इंसिडेंट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। विवेक विहार नाम का कोई जगह है दिल्ली के अंदर में जहाँ पे फायर का इंसिडेंट हुआ, 9 पर्सन है उनका डेथ हुआ है, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर में फायर हुआ है। एग्जाम के लिए आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए? दिल्ली के अंदर ही आप देखिए कि उपहार नाम का एक सिनेमा है, एक कपल हैं, एक पर्सनैलिटीज हैं, दो बेसिकली हस्बैंड वाइफ, उनके जो बच्चे हैं वो मूवी देखने के लिए गए थे उस दौरान में, 99 या 97 का वो बात है। जब आप देखिए कि उस उपहार सिनेमा के अंदर में फायर का ट्रेजिडी होता है और उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ होता है उस फायर ट्रेजिडी के अंदर में। अब वो फायर ट्रेजिडी है वो क्यों हुआ था? बेसिकली वहाँ पे जो एग्जिट गेट्स हैं उनको क्लोज रखा गया था, मोर पर्सन है वो मूवी देख सके, मोर जो पैसा है वो जनरेट किया जा सके, और जो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उनको कंटिन्यूस जो नेग्लेक्ट है वो किया जाता है। यहाँ पे भी जो इंसिडेंट है उसका रीजन क्या रहा होगा? रीजन रहा होगा कि कोई एसी के अंदर में आप देखिए कि जो फायर जो शॉर्ट सर्किट है वो हुआ होगा, या कुछ अदर रीजन की वजह से यहाँ पे फायर का जो इंसिडेंट है वो हुआ है। कुछ दिनों पहले एक टीवी जर्नलिस्ट हैं जो पहले टीवी में हुआ करते थे, अब शायद यूट्यूब के ऊपर में जर्नलिज्म किया करते हैं, अजीत अंजुम, उनका भी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर में इसी तरीके से जो फायर का इंसिडेंट हुआ था उसमें भी कुछ कैजुअलिटीज़, जो पर्सनस का कैजुअलिटीज़ नहीं है, जो बिल्डिंग का जो जो डैमेज है वो देखने के लिए मिला था। तो ये आप देखिए कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको वो जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन पर्सन्स के बारे में। नीलम कृष्ण मूर्ति हैं और संजीव कृष्ण मूर्ति हैं, नीलम कृष्ण मूर्ति हैं और संजीव कृष्ण मूर्ति हैं। तो इनके बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए? आप देखिए कि जीएस पेपर 4 को जब आप लिखोगे कोई भी वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कोट करोगे, तो जो पर्सन्स हैं जो कंटिन्यूस न्यूज़ में हैं उनके एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। कुछ आईएएस ऑफिसर्स के बारे में आप कोट कर सकते हो। जैसे हम आसाम के बारे में रीड करते हैं, आसाम के अंदर में एक रीजन है कछार का रीजन, तो वहाँ पे आप देखिए कि फ्लड का सिचुएशन हुआ था। एक आईएएस ऑफिसर हैं कीर्ति जल्ली मैम हैं, कभी आप उनके बारे में गूगल करना।
तो आप देखिए कि जो मडी एरिया था वहाँ पे वो ट्राइबल पर्सन्स के लिए कि ऑन द फील्ड जो लोगों के लिए वो पार्टिसिपेट करते गए थे और वहाँ से मैक्सिमम लोगों को वो रेस्क्यू है वो करते हैं। तो इस तरीके से जो पर्सन है जिन्होंने बेटर वर्क को कैरी आउट किया है उनके एग्जाम्पल्स आपको अपने आंसर के अंदर में कोट करने होंगे। अगर आपको मोर मार्क्स से उनको फेच करना है, मोर मार्क्स से उनको कैरी आउट करना है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे जीएस पेपर के जीएस के जो 4 पेपर्स हैं वो हुआ करते हैं और 20 क्वेश्चन का भी पैटर्न एग्जिस्ट करता है। हो सकता है ये पैटर्न कभी चेंज भी हो और एक क्वेश्चन के अंदर में आप यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देते हो, कोई कमेटी का नाम देते हो, कोई एसडीजी गोल है उसको मेंशन करते हो, कोई स्पेसिफिक आप देखिए कि फैक्ट डाटा है वो यहाँ पे मेंशन करते हो, किसी रीजन स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल को भी मेंशन करते हो। तो आपको अगर यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन के अंदर में आपको 1/4 मार्क्स है, वो जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है, जो एवरेज स्टूडेंट्स है उनसे मोर मिलता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपका एक पेपर के अंदर में आप यहाँ पे सभी क्वेश्चंस में तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल है वो नहीं दे पाओगे, बट अगर आप देखिए कि जो 10 क्वेश्चंस के अंदर में भी इस तरीके से आप क्वालिटी आंसर में इस तरीके से एग्जाम्पल देते हो और यहाँ पे 1/4 मार्क्स से उनको फैच करते हो, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो कितना बनता है एक पेपर के अंदर में आपका, आप देखिए कि अराउंड द 2.5 मार्क्स हैं वो यहाँ पे बनते हैं। 4 पेपर्स के अंदर में ये कितना हुआ, 4 पेपर्स के अंदर में आप देखिए कि आपको ये जो मार्क्स हैं वो 10 के आसपास रहेंगे, कि आपके जो 10 मार्क्स हैं वो हाई हैं। अगर आप कट ऑफ कभी भी आप कट ऑफ को कंपेयर करना, सपोज कीजिए कि 720 ओवरऑल कट ऑफ है, 720 है वो ओवरऑल कट ऑफ है जब लास्ट फाइनल लिस्ट आता है, और 730 के ऊपर में जो रैंकिंग प्रोसेस है वो क्या है और वहाँ पे जो सर्विस है वो क्या मिला है। तो इस तरीके से ये जो माइनर माइनर थिंग्स हैं वो इस तरीके से आपका ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल जो सर्विस आपको लेना है जिसके लिए आप कंटिन्यूस हार्ड वर्क कर रहे हो उसको अचीव करने में, उसको गेन करने में आपको ये हेल्प है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और ये जो जो आप देखिए कि फाइनल लिस्ट के अंदर में ये 20 to 30 मार्क्स का ही जो कम्प्लीटली गेम है वो हुआ करता है। और बेटर यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे तो ऐसे के अंदर में भी आप बेटर लिखोगे जिसमें आप देखिए कि मोर मार्क्स आप वहाँ पे फेच कर सकते हो। कोई पर्सन है 120 करता है तो आप वहाँ पे 140, 145, इवन 150 के आसपास मार्क्स है वो ले सकते हो ऐसे के अंदर में, अगर आपने क्वालिटी जो पैराग्राफ का जो कनेक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे नेपाल के बारे में मेंशन किया गया है। नेपाल ने आप देखिए कि जो लीपू लेक का एरिया है जिसपे 2019 के समय से नेपाल अपना पार्ट के रूप से इसको कंसिडर करता है। 3 वो ऐसे एरिया हैं, एक है लीपू लेक है, एक काला पानी है, एक लिम्पियादोरा है। 3 वो प्लेसेज हैं। याद क्या रखना है कि काला पानी का सजा जब हम रीड करते हैं तो आपको पता होगा कि जो काला पानी है उसको अंडमान निकोबार के एरिया में जब भेजते थे हमारे रिवोल्यूशनरीज को, तो उसको काला पानी का सजा है वो बोला करते थे, जो कि सेल्यूलर जेल है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के अंदर में। अब आप देखिए कि काला पानी जो जगह है वो उत्तराखंड का पार्ट है, उत्तराखंड के वहाँ पे है काला पानी। अब नेपाल क्या कंसिडर करता है कि जो ट्रीटी ऑफ सुगोली है जो कि एंग्लो नेपाल का वॉर के समय में साइन हुआ था, सेकेंड जो एंग्लो नेपाल वॉर है उस दौरान में, और उसके अंदर में महाकाली रिवर है उसके ईस्टर्न पार्ट का जो एरिया है उसको वो अपना डोमेन के अंदर में कंसिडर है वो किया करते हैं। बट इंडिया का जो स्टैंड है वो डिफरेंट है। नेपाल जो अपने क्वेश्चंस को रेज करता है, इंडिया अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मेंशन करता है कि ये जो है वो इंडिया का पार्ट रहे हैं। अब ये जो रीजन है वो क्यों न्यूज़ के अंदर में है, आप देखिए कि लास्ट ईयर जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट हुआ, कैलाश मानसरोवर यात्रा को कैरी आउट किया गया, वो इसी लीपू लेक के एरिया है जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो कि मई जून के समय से लेकर अगस्त मंथ तक कैरी आउट है वो हुआ करती। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेपाल के ही बारे में है, आप देखिए कि नेपाल का जो बॉर्डर है इंडियन 5 स्टेट्स के साथ में शेयर होता है। 1800 प्लस किलोमीटर का जो बॉर्डर है बोथ कंट्रीज के बिटवीन में एग्जिस्ट करता है। नेपाल का जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं रिसेंटली उन्होंने कस्टम ड्यूटी है वो मांगा है कि नेपाल के ऐसे लोग जो इंडिया के लिए किसी काम के लिए आते हैं और मोर देन 100 रुपी जो नेपाली रुपी है, मोर देन 100 का अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट लेके गए हैं तो वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है वो उनसे मांगा जाता है। और नेपाल का ये जो रीजन है उसका आप देखिए कि रोटी बेटी का जो रिलेशन है, रोटी बेटी मीन्स कि जो ब्लड रिलेशन है, मैरिज रिलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं बॉर्डर के एक दूसरे एरिया के, वहाँ पे ओपन बॉर्डर्स हैं वो हुआ करते हैं। तो अभी कस्टम ड्यूटी के बारे में यहाँ पे मेंशन है जो नेपाली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा किया गया। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी है वो ये होना चाहिए
कि हमारे कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ में एरिया है वो शेयर करता है नेपाल यहाँ पे। तो आप देखिए कि फर्स्ट तो उत्तराखंड है, सेकंड जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। फिर बिहार है, बिहार के अलावा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के अलावा स्टूडेंट्स सिक्किम है। तो इनके साथ में बॉर्डर है वो शेयर करता है। हमारा कौन सा सिक्योरिटी फोर्स है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया नेपाल बॉर्डर को? तो एसएसबी नाम का जो सिक्योरिटी फोर्स है, सशस्त्र सीमा बल जिसको बोला करते हैं, वो यहाँ पे इसको सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन सेंसरशिप के बारे में है कि फंडामेंटल राइट है आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका, कि आप ऑनलाइन वे के थ्रू अपना एक्सप्रेशन को कैरी आउट करते हो, बट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। बट आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे कंटेंट्स हैं उनको उनको टेक डाउन करना, ये जो आईटी रूल्स हैं उनके यूज के बारे में अपना जो कंसर्न है वो बताया गया। सहयोग पोर्टल है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है, जो कि पोर्टल गवर्नमेंट ने डेवलप किया है कि वहाँ पे कोई भी पोस्ट है, कोई भी यहाँ पे कंटेंट है जिसको रिमूव करना हो उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे उसको फ्लैग कर दिया जाता है। कुछ यहाँ पे टाइम पीरियड को भी रिड्यूस किया गया है कि सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में डिसीजन लेना होगा उस कंटेंट के रिमूवल के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इन पॉइंट्स को हम काफ़ी बार देख चुके हैं। जो सेक्शन 79 का क्लोज है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है आईटी एक्ट के अंदर में। 2015 के समय में ऐसे कोई जो सीरिया सिंगल केस है वो भी एग्जिस्टेंस में आया था इन्हीं आईटी रूल्स के रिगार्डिंग में। सेक्शन 66A है जिसके रिगार्डिंग में सीरिया सिंगल केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले कैरी आउट किया। 66A को आप देखेंगे नल एंड वॉइड है वो किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके बारे में मेंशन है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये डिसाइड करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे जो माइनर गर्ल्स हैं जो कि बेसिकली आप देखिए कि कोई हीनियस क्राइम उनके अगेंस्ट में हुआ है और जो प्रेगनेंसी है उसको अगर टर्मिनेट करना है तो उसका जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज है वो किया जाए। जो गवर्नमेंट ने आप देखिए कि पिछले समय में जो रूल्स के अंदर में उसको चेंज भी किया था, इंक्रीज भी किया था, बट उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया जाए। तो बायोलॉजिकल वे में वो किस तरीके से पॉसिबल है, ये जो डिसीजंस है वो डॉक्टर्स के गाइडेंस के अंदर में कैरी आउट होना चाहिए। मेडिकल एडवाइस है डॉक्टर्स के गाइडेंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से मेंशन है कि मई का जो मंथ है हमारा जो डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है वो रहने वाला है। काफ़ी सारे विजिट्स होंगे, काफ़ी सारे जो मीटिंग्स हैं वो कैरी आउट किए जाएंगे। इनिशियली जो मीटिंग बताया गया है वियतनाम के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आएंगे। 2016 के समय ही हमने वियतनाम के साथ में कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे साइन किया है। वियतनाम के बाद में आप देखिए कि इंडियन ओशियन जो रिम एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनका यहाँ पे मीटिंग कैरी आउट होगा। स्टूडेंट्स आपको याद क्या रखना है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर में पाकिस्तान है वो इसका पार्ट नहीं है, म्यांमार जो है वो भी इसका पार्ट है वो नहीं है। तो पाकिस्तान और म्यांमार के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इवन फ्रांस भी इसका पार्ट है क्योंकि फ्रांस का कुछ टेरिटरी है जो कि आपको इंडियन ओशियन के अंदर में है। ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है। तो 23 कंट्रीज का ये ग्रुप है जिसको 1997 में स्टार्ट किया गया था। मॉरिशस इबेन के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ईरान जो है जिसको हम रीड करते हैं, ईरान भी आप देखिए कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का पार्ट है। फिर स्टूडेंट्स कैरेबियन के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो जाएंगे, जो कि ब्रिक्स के लिए भी प्रिपरेशन को कैरी आउट करेगा। ब्रिक्स का जो मीटिंग इंडिया में होगा और इंडिया और कैरिकोम, इंडिया और कैरेबियन जो ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं उनका जो एसोसिएशन है उसका भी एनहेंस वो करेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स ब्रिक्स मीटिंग के बारे में मेंशन है कि ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो इंडिया में हो सकता है। उसके जो नए जो कंट्रीज ज्वाइन किए हैं वो भी इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें ईरान भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूरोप के वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे। यूरोप के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं जिसमें 5 कंट्रीज़ का जो टूर है उसको कैरी आउट करेंगे। और इंडिया और नॉर्डिक का जो एग्रीमेंट है उसको भी यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में भी जो डिस्कशन है वो हो सकता है। इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज का जो एग्रीमेंट है जिसमें आप देखिए कि यहाँ पे नीदरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, वेटिकन सिटी है और इटली का जो एरिया है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है वो रहेगा। और इन सब विजिट्स के बाद में जो साइप्रस के जो लीडर हैं, साइप्रस जो कि मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्री है और टर्की को काउंटर करने के लिए हमने साइप्रस से रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया था। लेवेंट रीजन के अंदर में साइप्रस है, तो साइप्रस के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आएंगे। और उसके बाद में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है वो कैरी आउट होगा अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में, जो हमारा एक इनिशिएटिव है जिसका 3 मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। पहला मीटिंग 2008 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ
और फिर आप देखिए कि 2015 में हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है। अब फिर से मीटिंग होगा, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है उसका वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्राज़ील का एक जो नेशनल पार्क का एरिया है उसके बारे में मेंशन है, और कोरल्स को बताया गया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हुआ करता था कोरल्स का, जिसमें डिक्लाइन है वो हुआ है। तो ये बेसिकली कोरल्स के बारे में मेंशन है, जो कि ब्राज़ील से रिलेटेड है, एक जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा था। सस्टेनेबल माइनिंग है उसका हमें ज़रूरत है, तो उसके बारे में मेंशन है कि सस्टेनेबल माइनिंग यहाँ पे होना चाहिए। जो माइनिंग की वजह से जो आप देखिए कि फ्यूचर में जो डिस्टरबेंस होता है, जो डस्ट का जो कंडीशन है, और उन सब से यहाँ पे जो जो सॉल्यूशन है उसका यहाँ पे मिल सके, तो सस्टेनेबल माइनिंग है उसका ज़रूरत है। इजराइल ने अप्रूव किया है फाइटर जेट्स का जो प्रोक्योरमेंट है यूएस के साथ में, जो कि एरियल सुपीरियरिटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो ये डिफेंस जो परचेज है उसके बारे में है। इजराइल के द्वारा ऐसे लोग हैं जो कि एड को सप्लाई किए थे गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे, जिसमें इटली है, स्पेन है और फ्रांस का जो एड था, उन लोगों से जो डिस्कशन एंड डिटेंशन है वो किया गया है। उनसे डिस्कशन भी किया है, उनसे उनका डिटेंशन है वो भी यहाँ पे किया है। कनाडा ने कहा है कि खालिस्तान का जो एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटी है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप से देखते हैं उनको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि श्रीलंका के बारे में है कुछ यहाँ पे। जो कॉल सेंटर्स हैं जो कि स्कैम को प्रमोट किया करते थे, उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया है वहाँ पे लोगों को, श्रीलंका के वहाँ पे ये इंसिडेंट है ये हुआ है। और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एक रेड माइक नाम का आप देखिए कि जो जो सोशल मीडियाज़ के ऊपर में एक जर्नलिज्म का एक चैनल है, तो वो बेसिकली वो जर्नलिस्ट है जो ईरान के लिए गए थे, तो ईरान का सिचुएशन बताए हैं कि कैसे वहाँ पे जो लोग हैं फ्लैग के बिहाइंड में रैली को कैरी आउट किए हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें सूडान के बारे में है, सूडान का कैपिटल एरिया में ड्रोन अटैक हुआ है, तो उसके बारे में सूडान जो कंटिन्यूस न्यूज़ में है कन्फ्लिक्ट की वजह से। और ओपेक के जो कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन का जो कोटा है उसको यहाँ पे हाइक है वो किया है। तो यूएई का जो आउट हुआ, यूएई के द्वारा जब एग्जिट किया गया, तो यही एक पॉइंट बताया गया था कि जो प्रोडक्शन कोटा है उसमें लिमिटेशन है। अब आप देखिए कि उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज है वो किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।